एक बच्चे के 130 मार्क्स हैं, 130 क्वेश्चन, सॉरी 160 में से, और एक बच्चे के 134 क्वेश्चन है 160 में से। सेम शिफ्ट है, सेम कैटेगरी है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। 130 वाले का नंबर आ गया, यानी DVPST के लिए क्वालिफाई हो गया, और 134 वाला फेल है। भर्ती बोर्ड इस इतने बड़े ट्विटर अभियान जहाँ लाखों ट्वीट्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है, और जो एक सिंगल ट्वीट ये कह देता है कोई बच्चा कि भाई स्कोर कार्ड जारी करो, हमें तो धांधली का शक हो रहा है, अगर एक बच्चे ने वैसा ट्वीट कर दिया उस पर FIR हो जाती है। और वीडियो में भी अगर किसी ने ये बोल दिया, किसी बच्चे ने आकर के धांधली का शक हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई स्कोर कार्ड जारी नहीं करा, भर्ती बोर्ड ने धांधली कर दी हो, कि भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड देने से बच क्यों रहा है? अरे सबके स्कोर आपके पास है, आपने रिजल्ट दिया है और बताया है कि 369 पे कट ऑफ गई है जनरल की। तीसरा कारण ये हो सकता है कि भाई इसमें गड़बड़ी हो भर्ती में। लेकिन नीट की जो तैयारी करते हैं, मुझे लगता है बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे तैयारी करते हैं, मामला बहुत हाईलाइट हुआ। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं, मामला हाईलाइट नहीं होता, वहीं दब के रह जाता है, मुझे तो ये लगता है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल पिछले दिनों यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का रिजल्ट आने के बाद से बहुत ज़्यादा चर्चा है। चर्चा हालांकि रिजल्ट के पहले भी थी कि स्कोर कार्ड जो है वो कम से कम भर्ती बोर्ड जो है साथ साथ जारी कर दे, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि उन्हें जो है कितने नंबर मिले हैं, कितने नहीं मिले। लेकिन रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ उसके बाद कई सारी मांगे उठी। मांगों के बाद जो है मुकदमे शुरू हो गए। भर्ती बोर्ड ने बाकायदा FIR शुरू कर दी और बाकायदा सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया, और इस बीच जो है कई सारी बातें अब आने लगी। लेकिन इस बीच रोजगार विद अंकित के अंकित भाटी सर ने एक वीडियो जो है वो जारी किया, जिस वीडियो में साफ तौर पे उन एक खुलासे की बात करते हुए नजर आए कि एक ही शिफ्ट के 2 बच्चे, लेकिन दोनों के जो है मार्क्स अगर देखा जाए तो मार्क्स में कुछ गड़बड़, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क लाया उसका नहीं हुआ है सिलेक्शन आगे के लिए, और जो लोएस्ट है उसका जो है सिलेक्शन हो गया। तो इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इतना बड़ा अगर कोई खुलासा कर रहा है तो किस बिहाफ पे कर रहा है, क्या उनके पास प्रूफ्स हैं। अब यही सारी बातें और कई अन्य बातों के लिए जो है हम आज आए हैं अंकित भाटी सर के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। जी नमस्कार, थैंक यू यूपी तक पे मौका देने के लिए। तो सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, जैसा कि चर्चा आपके उस वीडियो की हो रही थी जिसमें आप जो है जिक्र कर रहे हैं 2 स्टूडेंट्स का, एक ही शिफ्ट के स्टूडेंट हैं और उनके जो है नंबर में डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनका ज़्यादा नंबर है उन्हें मौका नहीं मिला आगे, और जिनका कम है उनको मौका मिल गया, कैटेगरी भी सेम थी। जी क्या है ये प्रूफ आपके पास? जी सर, पहले तो यूपी तक का धन्यवाद, और दूसरा मैं आज एक टीचर या शिक्षक बन के नहीं आया हूँ। आज मैं उन लाखों छात्रों की आवाज़ बन करके आया हूँ जिनके सपने टूटे हैं, और सपने टूटे इसलिए नहीं है कि वो भर्ती में कोई धांधली बता रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि बच्चा जाता है और अपने माँ बाप से परमिशन लेकर के और शहर तैयारी करने जाता है, और वो 1-2 साल की तैयारी करता है। UPSI की पहली बात तो भर्ती 3-4 साल में आती है, और उसमें वो तैयारी करने लगता है, और तैयारी करके माँ बाप को एक भरोसा देता है कि मेरा नंबर इस बार आ जाएगा। और जब रिजल्ट आता है या उसका नहीं होता तो माँ बाप पूछते हैं, बेटा कितनी मेहनत की थी तूने, तो तू रोज़ हमें फ़ोन पे ये बताता था कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ रहा हूँ, तो तूने कभी अब ये तो बता दे कितने नंबर से रहा। उस बच्चे को ये तक नहीं पता कि मैं कितने नंबर से रह गया हूँ। और मज़े की बात यह है कि जिसका आ गया है अपने माँ बाप को, वो भी भरोसा नहीं दे पा रहा है कि मैं कितना ऊपर हूँ कट ऑफ से, क्योंकि स्कोर उसको भी नहीं पता है। स्कोर उसको पता होता अगर ये नॉर्मलाइजेशन का चक्कर नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन ने हर बच्चे को दुविधा में डाला हुआ है, उन बच्चों को भी जो बच्चे जिनका हुआ नहीं है और उन बच्चों को भी जिनका हो गया है। दोनों ही बच्चे असमंजस में हैं, और दोनों ही बच्चे चाहते हैं कि भर्ती बोर्ड हमारा स्कोर कार्ड जारी करे। अब आपने जैसे उन 2 बच्चों का जिक्र किया, मैंने वीडियो भी बनाया और मैंने भर्ती बोर्ड से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। शायद वो हमारे चैनल को तो नहीं देखेंगे, लेकिन आपके चैनल को वो देख सकते हैं। तो मैं अब आपके चैनल के माध्यम से एक बार और हाथ जोड़ना चाहता हूँ भर्ती बोर्ड से कि इस वीडियो के इस पॉइंट से देख लेना बस आप, कि मैं एक प्रूफ आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये OMR सीट मिलती है। पहले तो बता दूं कि 14, 15 और 16 मार्च को भर्ती बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया UPSI का, और 2-2 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया। तो वहाँ 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में
मैंने 2 बच्चों का देखा और दोनों ही ओबीसी कैटेगरी के हैं, यानी सेम शिफ्ट है, सेम कैटेगरी है। और एक बच्चे के 130 मार्क्स हैं, 130 क्वेश्चन, सॉरी 160 में से, और एक बच्चे के 134 क्वेश्चन है 160 में से। सेम शिफ्ट है, सेम कैटेगरी है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। 130 वाले का नंबर आ गया, यानी डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हो गया, और 134 वाला फेल है। वो कैसे? अब मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ भैया 130 पे 14 की फर्स्ट में सिलेक्शन हो गया है। अब तुरंत 134 वाले की हमारे पास कॉल आती है कि मेरे 134 हैं सर, और जो नई आंसर की आई है फाइनल आंसर की, क्योंकि एक तो आंसर की जारी करते हैं प्रोविजनल शुरुआत में, फिर एक फाइनल आंसर की जारी करते हैं। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे 134 क्वेश्चन सही हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो 130 वाले का आया होगा 14 की फर्स्ट में? अब मैं निशब्द हूं इस बात से। अगर कोई और शिफ्ट होती तो मैं कहता भैया नॉर्मलाइजेशन है, मैं इसमें कैसे कह दूं कि नॉर्मलाइजेशन है? अब भर्ती बोर्ड यहाँ ये दुहाई दे सकता है कि भाई ये शिफ्ट अब जो है सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन करते हैं, हमने नोटिफिकेशन में लिखा है, मैथ का अलग करते हैं, रीजनिंग का अलग करते हैं, जीएस का अलग करते हैं, हिंदी का अलग करते हैं। तो इस 134 वाले बच्चे के 3 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्कोर है उससे, मैथ में भी ज़्यादा है, रीजनिंग में भी ज़्यादा है, और हिंदी में भी ज़्यादा है, बस जीएस में पीछे है। तो ये बेसिकली मुझे सबसे पहला मतलब जो सवाल जो आम जनता देख रही है, जी, जो हो सकता है कि अभिभावक हों अभ्यर्थी के, जी, ये ओएमआर शीट साथ में मिलती है? बिल्कुल, ये बकायदा साथ साथ जो कॉपी करते हुए? जी, जब ओएमआर सीट भरता है बच्चा, एग्जाम हॉल में जाता है, तो उसकी एक तो ओरिजिनल ओएमआर होती है, 2 कार्बन कॉपी होती हैं। तो जो ओरिजिनल ओएमआर है वो भी जमा हो जाएगी, जो फर्स्ट कॉपी है वो भी जमा हो जाएगी, ये सेकंड कॉपी होती है, यानी तीसरी ओएमआर ये घर के लिए मिलती है, ताकि बच्चा ये देख पाए कि मेरे कितने सही हुए हैं। ये वही ओएमआर की कॉपी है। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पर है, मैं आपको अलग से भी दिखा दूंगा स्क्रीन पर, ये बकायदा ओएमआर शीट है, जो कि बेसिकली जो एक उन्हें कॉपी मिलती है स्टूडेंट को वो है, और इसमें बकायदा इन्होंने रिसर्च पूरा किया है। उसके अलावा क्या है सर? मतलब सर ये आगे पीछे देख रहे हैं? हाँ, ये देख रहे हैं, ये पेपर है बच्चों का जो फाइनल आंसर की आई है, भर्ती बोर्ड ने वो बताया इसका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर है, तो वो उत्तर हमने सब इसमें मैच किए हैं इन बच्चों के, जो बिल्कुल एग्जैक्टली 130 और 134 बैठ रहे हैं नई आंसर की के अकॉर्डिंग। तो जो नई आंसर की आई है उस आंसर की को भी डाउनलोड करके बकायदा एक एक सवाल का जवाब जो है क्रॉस वेरीफाई करते हुए, उसके बाद जो टिक किया है स्टूडेंट ने इस ओएमआर शीट में, उसको भी बकायदा आपने जी मैच किया है। मैच किया ठीक है। अब आपके पास जब ये सारे प्रूफ्स थे, तो आपने भर्ती बोर्ड को ये सब दिए? जी, भर्ती बोर्ड को हमने पूरे पहुंचाने की कोशिश किया है, जो भी ऑफिशियल साइट्स वगैरह हैं और जो भी उन्होंने दे रखी है बच्चों को, कुछ भी प्रूफ है तो इस पर भेजो, तो उस पर भी पहुंचाए गए हैं, और हम एक बार और प्रयास करेंगे वहां तक पहुंचाने का। आपके चैनल के माध्यम से शायद वीडियो देखें और फिर लेटेस्ट वाला वो ईमेल भी चेक करें, तो हम उस ईमेल पे एक बार इनको और अपलोड करेंगे। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया भर्ती बोर्ड की तरफ नहीं, से? अभी तक किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, और भर्ती बोर्ड से हम इसलिए बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम अगर आप स्कोर कार्ड जारी कर दोगे तो फिर ये बताओगे कि भाई मैथ्स में इसका इतने मार्क्स हैं, इसके रीजनिंग में इतने, नॉर्मलाइज होकर के इतने हो गए हैं, तो इन बच्चों को संतोष मिल जाएगा। अच्छा, जीएस में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो गया होगा, और ये बच्चों की डिमांड सिर्फ इतनी है कि स्कोर कार्ड दे देंगे तो हमें संतुष्टि हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जैसे मान लीजिए आप जो ये दावा कर रहे हैं वो दावा आप ओएमआर शीट पर किए गए गोले से कर रहे हैं जी, कि स्टूडेंट ने ये भरा हुआ। हाँ। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब स्टूडेंट ने वहां पर आंसर कुछ और लिखा, लेकिन बाद में उसे लगा और रियलाइज किया हो, फिर उसने भर दिया? नहीं सर, ये ओएमआर की कॉपी है, और ये अच्छा, कार्बन साथ कॉपी है, में कार्बन कॉपी है, कार्बन ओके। कॉपी है, तो इसमें वो चेंज भी नहीं कर सकता। हाँ, ये तो कार्बन हाँ, कॉपी है। ये तो कार्बन बेसिकली ये कार्बन कॉपी लेकर अब जब आप भर्ती बोर्ड के पास ये सवाल उठा रहे हैं, हाँ। तो लगातार आपके साथ और भी युवा जो है कुछ और भी प्रूफ्स आपको भेज रहे होंगे, क्या कुछ और ऐसी डिस्कशंस हो रही हैं? जी सर, देखिए जैसे आजकल का युवा थोड़ा समझदार है, और भर्ती बोर्ड मुझे लगता है उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि वो नहीं तो धरने पे बैठता है, वो सड़कों पे उतरता है, तो शायद सरकार तक आसानी से आवाज़ पहुंचती है, सरकार से फिर आदेश जारी होते हैं कि भर्ती बोर्ड इस पर संज्ञान ले। लेकिन आज का युवा जो है वो डिजिटल आंदोलन, क्योंकि हर चीज डिजिटल युग है, तो वो एक्स अभियान यानी ट्विटर पर अभियान कई बार कैंपेन कर चुका है, और लगातार मतलब हैशटैग उनके ट्रेंड हुए हैं, जिससे पूरे यूपी का भी ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ है। लेकिन भर्ती बोर्ड इस इतने बड़े ट्विटर अभियान जहां लाखों ट्वीट्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है, और जो एक सिंगल ट्वीट ये कह देता है कोई बच्चा कि भाई स्कोर कार्ड जारी करो, हमें तो धांधली का शक हो रहा है, अगर एक बच्चे ने वैसा ट्वीट कर दिया उस पर एफआईआर हो जाती है। और
वीडियो में भी अगर किसी ने ये बोल दिया, किसी बच्चे ने आकर के धांधली का शक हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई स्कोर कार्ड जारी नहीं करा, भर्ती बोर्ड ने धांधली कर दी हो, तुरंत उस पर FIR हो जाती है। ऐसी FIR भर्ती बोर्ड ने अब तक 3-4 कर चुका है। तो आखिर ऐसा कारण क्या है? मतलब क्या भर्ती बोर्ड सुनना नहीं चाहता, या फिर स्टूडेंट्स की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कुछ गड़बड़ी है? देखिए, भर्ती बोर्ड की अगर मैं बात करूं, भर्ती बोर्ड 2023 की भर्ती थी यूपी कांस्टेबल की, 60,244 कांस्टेबल्स की थी। उसका रिजल्ट आया, मैं बात करूंगा तो ये 22 नवंबर 2024 को, उस 21 नवंबर 2024 को एक्चुअली। तो उन्होंने, बच्चों ने तब भी डिमांड की कि हमें स्कोर तो बता दो, कि हमारा नंबर नहीं आया, हमें स्कोर बता दो। तो भर्ती बोर्ड ने बाकायदा ट्वीट, आज भी भर्ती बोर्ड का ट्विटर हैंडल पे ट्वीट पड़ा हुआ है। इस ट्वीट में लिखा था कि जो अभी ये प्रथम चरण का परिणाम है, जैसे अभी UPSI का है, इसके बाद अंतिम परिणाम जारी होगा, उस टाइम पर हम सबके अंक प्रकाशित करेंगे। और जो रिजल्ट आया था यूपी कांस्टेबल का, उस पेज पर भी इन्होंने 8वें पॉइंट में ये लिखा, वो पॉइंट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस पॉइंट में इन्होंने लिखा कि हम जो है अंतिम जब रिजल्ट आएगा उसके साथ इनके मार्क्स जारी करेंगे, प्रकाशित किए जाएंगे। लेकिन वो भर्ती, चूंकि अब देखिए 2024 में वो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, आज 26 चल रहा है, अब तक अंक जारी नहीं किए हैं। भर्ती बोर्ड को इस बात में क्या दिक्कत है कि अगर कोई बच्चा एग्जाम दे करके आया है, मैं स्कोर कार्ड जारी करूं? अरे आप ये कहते हो भर्ती पारदर्शी है, हम भी कहते हैं 60,244 पे कोई दाग नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी है। आप स्कोर कार्ड जारी करके और पारदर्शी बना दो ना। UPSI की भर्ती को अगर बच्चों को शक हो रहा है, भर्ती बोर्ड को किस लिए गठित किया गया है सरकार द्वारा? इसलिए कि भर्ती, जो विश्वसनीयता भर्ती के प्रति बच्चों के मन में बनी रहेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि भर्ती बोर्ड अंक जारी नहीं कर रहा है, और जो बच्चा चाहता है उसको वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये स्कोर कार्ड क्या ऐसा है कि मतलब इससे पहले की भर्तियों में नहीं आती थी, या पहले आता था? स्कोर कार्ड जारी पहले आता था, बिल्कुल आए हैं, इससे पहले स्कोर बताए हैं भर्ती बोर्ड ने। 2017 की नियमावली थी, 2018 में बच्चों के स्कोर पता चले हैं, जो रैंकर्स थे उनको रैंक पता चली। UPSI की जो पिछली पुरानी भर्ती थी उसमें भी बच्चों को स्कोर पता चले हैं अपने। लेकिन नॉन सेलेक्टेड है उनको भी पता चला, नॉन सेलेक्टेड को भी पता चलते रहे हैं पहले। और आप देखो ना, जहां भी देखिए, ये इन्होंने एक दुहाई ली है कि भाई UPSC की जैसी परीक्षाओं में भी तो फाइनल आंसर की, फाइनल रिजल्ट के बाद अंक प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन UPSC जैसी परीक्षाएं केवल एक दिन में होती हैं, उनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। उसकी दुहाई आप दे नहीं सकते यहाँ पर। SSC की परीक्षाएं नॉर्मलाइजेशन होता है, कई शिफ्टों में होती है, करना भी पड़ता है, वो जरूरी है। मैं मानता हूं कई शिफ्टों में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन आएगा पिक्चर में, संवैधानिक तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया होगा, हम मानते हैं। लेकिन क्या, अब आप ये बताओ, जब SSC हर स्टेज पर अंक जारी कर रही है, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन और बच्चों का भरोसा जीतना चाह रही है, तो आप हर स्टेज पर अंक क्यों नहीं जारी करोगे? आप तो अब ये भी नहीं कह रहे हो कि फाइनल अंक स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट के बाद, क्योंकि आप अपनी कहकर के पलट चुके हो। यूपी कांस्टेबल में फाइनल रिजल्ट के बाद अंक जारी किए जाएंगे, आज तक जारी नहीं हुए। आप ये कह कैसे सकते हो? अगर आप कहोगे भी तो बच्चे यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, तो मेरे को याद आया कि आपने इस पे लेटेस्ट में एक और वीडियो बनाया है। हाँ। इस वीडियो में आपने चर्चा की है कि 3 मांगे जो है किसी स्टूडेंट ने बकायदा IGRS के थ्रू की थी, लेकिन उनमें से जो 2 मांग थी, उन 2 मांगों पर तो बातचीत हो गई, लेकिन एक मांग जो है उस पर अनसुना कर दिया। बहुत सही। क्या मांग था वो? जी, मैं वो प्रूफ भी लेकर के आया हूँ। IGRS का जवाब है जो बच्चे के पास आया जी। तो बच्चे ने, चूंकि उस टाइम पे ये थी 13 अप्रैल की बात, 13 अप्रैल 2026, तो बच्चों ने डिमांड कर रहे थे रिजल्ट आने से पहले ही कि हमें जो है स्कोर कार्ड भी देना है, हमें ये भी बताएं कि इसमें क्या भर्तियां बढ़ेंगी, हमें ये भी बताएं कि इसमें एक जो तीसरी डिमांड थी कि वेटिंग लिस्ट जारी हो UPSI में। तो इन्होंने क्या किया, वेटिंग लिस्ट पे भी जवाब दे दिया। इन्होंने क्या किया, इस पर भर्तियां नहीं बढ़ेंगी इस बात पे भी जवाब दे दिया। लेकिन स्कोर कार्ड की, क्योंकि इसके साथ मांग रही होगी, क्योंकि इसमें साफ नहीं हो रहा है, लेकिन स्कोर कार्ड की बात का कोई जवाब जन सुनवाई ऐप पे भी नहीं दिया है इन्होंने। तो अब आप सोचिए कि स्कोर कार्ड की, या तो ये बताएं कि जारी नहीं करेंगे, फिर बच्चे कोर्ट जाएं, या फिर ये करें कि वो जारी करेंगे, तो कब करेंगे? इतनी सी डिमांड है बस। तो मतलब स्कोर कार्ड को लेकर इतना ज्यादा हल्ला हो रहा है, स्कोर कार्ड को लेकर इतना ज्यादा कैंपेन हो रहा है, जी। कैंपेन के अलावा अलग से शिकायत भी की जा रही है, उस पर भी जो है रिवर्ट नहीं आ रहा है। जी। स्कोर कार्ड
को मतलब इतना कठिन क्यों बना रहा है भर्ती बोर्ड आपके हिसाब से? देखिए बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है और इस बात को हमें भी ये समझ नहीं आ रहा है कि भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड देने से बच क्यों रहा है। अरे सबके स्कोर आपके पास है, आपने रिजल्ट दिया है और बताया है कि 369 पे कट ऑफ गई है जनरल की, तो आपने किसी बच्चे को फेल किया होगा, 368 वाले को फेल किया होगा, 367 वाले को फेल किया होगा, तो उनके स्कोर ही तो जांच करके फेल किया है या बिना स्कोर के ही फेल कर दिया होगा। तो अगर स्कोर देख करके फेल किया है तो स्कोर वो बता भी दो बच्चों को, सिर्फ इतनी सी डिमांड है, वो संतुष्ट हो जाएंगे, भैया मेरे रॉ मार्क्स इतने हैं, बच्चे को क्या चाहिए, मेरे रॉ मार्क्स इतने हैं, मुझे सब्जेक्ट वाइज इतना इतना नॉर्मलाइजेशन मिला, मेरे टोटल इतना स्कोर हो गया और इसलिए मैं कट ऑफ में नहीं आया। अपने घर वालों को भी बता पाएगा, अपने रिश्तेदारों को भी बता पाएगा और मैं कह दूंगा मैं 1 नंबर से रहा हूं, मैं 2 से रहा हूं, मैं 100 से रहा हूं, ये बता देगा वो। लेकिन भर्ती बोर्ड पता नहीं स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी कर रहा, जबकि ये तो बच्चों का संवैधानिक मांग है, संवैधानिक अधिकार है और लोकतांत्रिक अधिकार है। भाई आप जो है इस चीज को कैसे छुपा सकते हो कि बच्चा एग्जाम दे के, आप सोचो ना, कोई बोर्ड का बच्चा है 12वीं का 10वीं का, अब वो बोर्ड में एग्जाम देने जाए और वहां बोर्ड कह दे कि आपको बस ये बताएंगे फेल हो या पास हो, तो बच्चे को सब्र आ जाएगा कि यार मैं 90% भी करके आऊं और एक बच्चा 33% लाके भी पास हो रहा है, तो वो तो कहेगा मैं फिर एग्जाम ही नहीं दे रहा। कितना मन करेगा उसका एग्जाम देने का। 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अच्छा, इससे एक और चीज हमने सोशल मीडिया पर एक चीज जो भांपी है वो ये देखा है कि बहुत सारी मतलब नेगेटिविटी वाली बातें भी सामने आ रही है, जैसे कि बच्चों को मन में शक हो रहा है कि यार मेरे साथ ही जो लड़का जो था, जो मतलब पढ़ने में इतना कुछ खास भी नहीं था, उसका सिलेक्शन हो गया। इस तरह की चर्चा भी हमने सोशल मीडिया पर देखी है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, चर्चा ये चलती ही है कि भाई मेरे साथी, एक तो ये है कि मुझसे पढ़ने में कमजोर था, वो सेलेक्ट हो गया। एक तो ये कारण हो सकता है वो एग्जाम अच्छा कर आया हो। एक ये कारण हो सकता है कि 14 की फर्स्ट शिफ्ट पड़ गई हो, नॉर्मलाइजेशन में उसको अंक ज्यादा मिल गए हों। तो एक, अब तीसरा कारण ये हो सकता है कि भाई इसमें गड़बड़ी हो भर्ती में। तो अगर भर्ती बोर्ड ये कहता है कि नहीं भर्ती साफ सुथरी हुई है, हम भी कहते हैं पेपर लीक की इतनी सी भी खबर नहीं है किसी के पास, भर्ती साफ सुथरी हम भी मानते हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड अगर स्कोर कार्ड बता दे तो उस बच्चे का भी शक दूर हो जाएगा जो ये कह रहा है कि मेरे से पढ़ने कमजोर था और इसका सिलेक्शन हो गया। तो उसको पता चल जाएगा अच्छा इसका इसलिए सिलेक्शन हुआ, स्कोर कार्ड ये है इसको नॉर्मलाइजेशन में इतने अंक मिल गए। तो भाई जहां भी नॉर्मलाइजेशन होगा वहां स्कोर कार्ड की जरूरत होगी। ये एसएससी ने भी फील किया, हर स्टेज पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिए जाते हैं। आपने आज तक फील नहीं किया इसलिए आप स्कोर कार्ड नहीं दे रहे। अच्छा, इसके अलावा अब जब ये भर्ती इसका एग्जाम जब शुरू हो रहा था जी, एग्जाम से रिटन एग्जाम से ठीक पहले एक और ये मांग थी कि एक तो ये भर्ती 5 साल बाद आई है जी, 5 साल पहले जो है 9,500 पदों पर थी जी, अभी जो है लगभग 4,500 पदों पर है। हाँ, आई भी है 5 साल बाद तो आधी से कम सीटों पर आई है। हाँ, तो इस मांग को लेकर भी आप कितनी जो है जायज समझते हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है, पहले 9500 थी, अब 4500 भर्ती आई है, तो लगभग आधी सीटों पर आई है। ठीक है, ये प्रदेश सरकार की जरूरत हो सकती है, तो मैं बिल्कुल जायज बात करूंगा यहाँ पर कि हर बार हम ये नहीं कह सकते हर बार बराबर भर्ती आई है, वो ऐसे कम ज्यादा होती रही हैं। सरकार को अपनी जरूरतों के अनुसार भर्ती निकालनी होती है, सरकार अपनी जरूरत के अनुसार 5 साल का डिफरेंस है ना, 5 साल बाद ये 2021 में आई थी, अब ये 2025 में आई है, तो ये 4 साल का डिफरेंस हुआ। तो ये 4 साल में ये भर्ती आई, तो 4 साल में अब ये बच्चों को क्या है, 2017 में आई थी इससे पहले, तो उनको ये पता है कि भाई 4 साल में ही आती है, तो उसने माइंड सेट कर लिया। अब क्यों 4 साल में आती है, इसका बात का जवाब सरकार के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता। इसमें एक और रीजन ये हो सकता है, जैसे जो बच्चा जिसका 2 साल बाद या 1 साल बाद एज लिमिट खत्म हो जाएगी, बहुत सही क्वेश्चन, तो वो तो बेचारा मतलब परेशान हो जाएगा इस चक्कर अब इसमें सबसे ज्यादा परेशान वही तो हैं कि मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल छूट दी थी इस भर्ती में 3 साल की एज रिलैक्सेशन। बिल्कुल, और उस टाइम पे बच्चों ने मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात सुनी और एज रिलैक्सेशन दे दिया। अब वो कहेंगे कि अगली भर्ती आएगी मान लो 3 साल बाद या 4 साल बाद, तो हमें तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलना, तो हमारा तो कैरियर समाप्त। और अगली भर्ती में ये भी गारंटी नहीं कि आगे भी कभी एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। तो जो लोग अभी किनारे पे चल रहे होंगे बिना एज रिलैक्सेशन के, वो लोग अगले 3 साल में बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, तो उनका भी कैरियर तबाह, यूपीएसआई बनने का सपना खत्म। तो उन बच्चों की ज्यादा डिमांड है, कम से कम ये तो बता दो कि भर्ती साफ सुथरी है, हम मान लेंगे, ये बता दो कि हमारा स्कोर क्या है। ये स्कोर जानने का अधिकार उनको क्यों नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आता। भर्ती बोर्ड आधिकारिक एक जो है
वो कर दे, बयान जारी कर दे कि स्कोर कार्ड आपका इसलिए जरूरी नहीं है, बच्चे चुप बैठ जाएंगे। मतलब स्कोर कार्ड में बेसिकली एक तरह से सभी को चाहिए कि भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से स्पष्ट जो है वो आंसर सर स्कोर कार्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं होती अगर यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो शायद उतनी जरूरत नहीं पड़ती। यूपी कांस्टेबल में सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, स्कोर कार्ड की वहां भी मांग थी लेकिन दब गई, क्योंकि उतना बच्चा ठीक है भाई आ गया होगा इस शिफ्ट में। तो वहां ऐसा नहीं था कि सेम शिफ्ट में कम वाले का ज्यादा नंबर आ जाए और ज्यादा वाले का ना आए। यहां पर भर्ती बोर्ड इस बात को जरूर करेगा क्योंकि यहां सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है। तो भाई सब्जेक्ट वाइज, फिर तो आपको सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन इससे और ज्यादा शक पैदा हो जाएगा बच्चों में। तो सब्जेक्ट वाइज उसको स्कोर ही बता दो, मत करो कि बिल्कुल सेट फॉर्मेट में आप उसको स्कोर दोगे। अरे भाई रफली कैसे भी जारी कर दो, कुल मिला के बच्चों को बस स्कोर कार्ड दे दो। बस हर बच्चा भूखा है। 15 लाख बच्चे हैं सर जो इस एग्जाम में बैठे हैं। 15 लाख में से आप एक बच्चा भी ये नहीं कहेगा कि मुझे स्कोर कार्ड नहीं चाहिए। हर एक बच्चे की डिमांड है, तो भर्ती बोर्ड क्यों ना सुने। हालांकि एग्जाम देने के लिए रिटर्न में 10.5 लाख के आसपास बच्चे जो हाँ बिल्कुल इतने ही बैठे। और अब जो है, लेकिन अब क्योंकि हाई मार्क्स की हम बार बार बात कर रहे हैं, स्कोर कार्ड की हम बात कर रहे हैं, अब बात एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, इस भर्ती में जो कट ऑफ है हाँ वो 92% जनरल के लिए जी, और ये भी नहीं है कि बाकी कैटेगरीज के लिए भी कम हो जाए। हाँ, उनके लिए भी जो लगभग काफी हाई कट ऑफ गई। सोशल मीडिया पर इसकी भी बहुत ज्यादा चर्चा है कि इतना ज्यादा कट ऑफ था, ये असामान्य कट ऑफ है। इस पे क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें एक साथ रिलेट हो रही हैं। अगर भर्ती बोर्ड स्कोर जारी कर देता तो उसको ये समझ में आ जाता, अच्छा 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है इसलिए हाई कट ऑफ है कि बच्चों को 30-30 नंबर मिल गए, तो हाई कट ऑफ फिर तो जाएगी ही। लेकिन भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड भी जारी नहीं कर रहा और आप कट ऑफ को 92-93% पर जारी कर देते हो, तो बच्चों का कहाँ शक पैदा होता है? 92%, अच्छा भर्ती में गड़बड़ी तो नहीं हुई, और अच्छा भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड से बच रहा है, अरे फिर तो पक्का ही भर्ती में गड़बड़ हुई होगी। मतलब अगर मान लीजिए ऐसा बच्चे जो है सोच रहे हैं, सब कुछ अगर सही भी चल रहा होगा हाँ, तो भी शक पैदा हो जाएगा, सवाल और शक पैदा हो जाएगी, नहीं ऐसा बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये भर्ती बोर्ड के लिए भी मतलब जरूरी है कि एक तरह से वो स्कोर कार्ड जारी कर सर भर्ती बोर्ड की हम यहाँ एक तारीफ भी करना चाहेंगे कि जब पिछली बार 2021 में ऑनलाइन एग्जाम था, ऑनलाइन एग्जाम में धांधली पाई भर्ती बोर्ड ने, उन बच्चों को जिनके अच्छे स्कोरर थे उन सब बच्चों को अपने पास बुलाया और सबको एक एक करके चेक किया, इंटरव्यू हुआ उन बच्चों का, फिर पाया कि ये बच्चे गड़बड़ है। अब सोचिए कि जिसने धांधली से स्कोर कार्ड में अच्छे नंबर लिए होंगे तो वो क्या होगा कि बच्चा डर जाएगा, वो इंटरव्यू के लिए जाएगा ही नहीं, तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए। ऐसे 500-700 बच्चों को भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली पकड़ा। तो मतलब इतने बच्चों ने धांधली करी, भर्ती बोर्ड को समझ में आया यार ये तो ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल सेफ नहीं है, तो भर्ती बोर्ड ने एक आधिकारिक वो निकाला बयान कि और ऑफिशियली नोटिस जारी किया कि अब ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर कांस्टेबल का हुआ और ये यूपीएसआई का हुआ, दोनों में लीक की कोई भी दिक्कत नहीं। पहला लीक हुआ था, री एग्जाम कराना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भर्ती बोर्ड ने बहुत सख्त कदम उठाए और सरकार की भी यहां तारीफ करेंगे, एग्जाम बहुत साफ सुथरा हुआ। लेकिन बच्चों को शक ये हो रहा है उसके बाद गड़बड़ ना हुई हो, अब स्कोर कार्ड जारी कर दोगे तो शायद वो साफ सुथरा सिद्ध भी हो जाए। अच्छा, जैसा कि आप तारीफ भी कर रहे थे जी बोर्ड जी, तो सर ऑफिशियली कई बार वीडियो बना के तारीफ करी है, जो काम तारीफ करने लायक है वो करेंगे हम लोग, हाँ। है ना, और जहां बुराई करने की बात होगी वहां भी सबसे आगे बच्चों के लिए करेंगे। तो जहां अच्छे काम, कई बार एक बार हम एसएससी में बुला लिए थे, एसएससी के प्रोटेस्ट में, एसएससी के अंदर हम लोग गए, वहां चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन साहब से मिले, तो वहां जाकर के उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे ये गलत काम है, आपने आवाज उठाई, बच्चों के साथ आप हो, ठीक है, कभी अच्छे काम भी तो हम करते हैं, उनकी भी तारीफ कर दिया करो। तब हमने यही एग्जाम्पल दिया, देखो हम तारीफ भी करते हैं, तो वो तारीफ चाहते भी हैं अगर अच्छे काम हो तो, और हम करेंगे, भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, बार बार करेंगे। तारीफ की बात की, हाँ। तो अभी हम बात कर रहे थे यूपी मतलब जो कांस्टेबल भर्ती थी 7244 उसकी, तो उसमें जब पेपर लीक हुआ उसके बाद जिन्हें जिम्मेदारी मिली, राजीव कृष्णा, हाँ। आज वही डीजीपी हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी को मतलब भर्ती बोर्ड का पूरा A to Z सब कुछ पता है, बिल्कुल मानते हैं। तो आज जिस प्रकार से इस दरोगा भर्ती को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, हाँ। तो
इस पर क्या कहेंगे आपके जो डीजीपी हैं आज, उन्होंने बकायदा भर्ती बोर्ड भी संभाला, उन्होंने एक सबसे बड़ा जो पदों की भर्ती थी उसको यूपी कांस्टेबल 60,244 पहली बार इतने पदों पर जो भर्ती कराई गई, बिल्कुल इसको जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया। हाँ। उन पर फिर ऐसे सवाल क्यों? देखिए सर, बिल्कुल हम इसमें प्रशंसा करेंगे, और राजीव कृष्णा जी से कभी मौका मिलने का तो मैं तो उनको बिल्कुल हाथ जोड़ करके धन्यवाद दूंगा कि आपने तो वो भर्ती बहुत ही कमाल की थी। लेकिन एक शिकायत मेरी वहां भी रहेगी उनसे, कांस्टेबल भर्ती में आपने स्कोर कार्ड अब तक जारी नहीं किया। बिल्कुल जो काम साफ सुथरा हुआ है उसकी तारीफ भर भर के होगी, लेकिन जो उसमें कमी छूटी है वो बच्चे आज तक भी असंतुष्ट हैं, जिनका नंबर जो कट ऑफ गई थी उससे ज्यादा होने के बावजूद भी नहीं आया था। तो वो ये जानना चाहते हैं कि मैं नॉर्मलाइजेशन में कितने कम हुए मेरे। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन बहुत हम चर्चा कर रहे हैं जी। नॉर्मलाइजेशन को आसान भाषा में अगर हम समझे, एज अ शिक्षक आप हैं और जो आम लोग हैं, स्टूडेंट के अलावा जो मैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें समझने के लिए आप थोड़ा बताइए कैसे नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन सर, जैसे नाम में स्पष्ट है, सामान्यीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी एक बच्चे का एग्जाम एक शिफ्ट में हुआ और दूसरे बच्चे का एग्जाम दूसरी शिफ्ट में हुआ। अब जो दोनों शिफ्टों में अलग अलग एग्जाम आएंगे ऐसा तो है नहीं, वही क्वेश्चन उसमें दे दिए जाएंगे। बिल्कुल। अब ऐसा हो सकता है कि पहली शिफ्ट में पेपर हार्ड आया हो और दूसरी शिफ्ट में थोड़ा आसान आ गया हो, तो जो आसान वाला फिर तो सिलेक्शन ले जाएगा। तो फिर क्या करता है भर्ती बोर्ड कि भाई जो आसान वाली शिफ्ट है उसमें एवरेज स्कोर बच्चों का क्या चल रहा है, और जो हार्ड वाली शिफ्ट है उसमें एवरेज स्कोर बड़े कम आ रहे हैं। तो फिर क्या करता है भर्ती बोर्ड, जैसे एग्जांपल, हाँ एग्जांपल लेता हूं, पहली शिफ्ट में जो है 100 में से अगर मान लीजिए 85 जो है वो चल रहा है, 100 में से 85 चल रहा है। हाँ। और जो दूसरी शिफ्ट है मान लीजिए वो आसान है, उसमें 95 चल गया एवरेज। तो फिर क्या करेगा भर्ती बोर्ड, 90 पे सेटल कर देगा दोनों को। इन 85 वाले के 5-5 नंबर बढ़ जाएंगे और 95 वाले के 5-5 घट जाएंगे। या ये हो सकता है दूसरा कि भाई घटाए ना किसी के, बच्चे घटाने से ज्यादा दुखी होते हैं, तो 85 वाले को 10-10 दे दो सबको, तो उसके भी 95 हो जाएंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन है। ये मतलब हालांकि इसका एक फॉर्मूला बनता है जो सुप्रीम कोर्ट से भी पास है, संवैधानिक तरीके से फॉर्मूला बना हुआ है। ये तो हमने एक मोटा मोटा बताया है समझने के लिए। हाँ, वरना जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन और ये सारी चीजें उसमें अलग अलग फॉर्मूले में लाई जाती है। अब हम जब नॉर्मलाइजेशन को समझ रहे थे, हाँ, यूपी भर्ती बोर्ड जो है नॉर्मलाइजेशन 21 परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन यूज करता है मेथड, जो कि सही है, सही प्रक्रिया। जैसे कि हम नॉर्मलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं और हमने अभी बहुत आसान भाषा में आपको समझने के लिए भी जो समझाया अच्छे से, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, और आपका जो पहला एग्जाम्पल था जो हम जिस पर चर्चा कर रहे थे, हाँ, एक ही शिफ्ट एक ही पाली, लेकिन नंबर दोनों में डिफरेंस, एक 34 130 क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन फिर भी 130 वाले का सिलेक्शन हो गया, 134 का नहीं हुआ। और सेम शिफ्ट में, ये बड़ा सवाल है। अब मान लीजिए दूसरी शिफ्ट में होता है 134 वाला, हम कहते कि भाई हो सकता है 130 वाले को ज्यादा नंबर मिल गए होंगे कि उसकी शिफ्ट हार्ड आई होगी। लेकिन अगर सेम ही शिफ्ट में और सेम ही कैटेगरी में जिनकी कट ऑफ भी 364 पे गई है दोनों की, उन दोनों में जिसके 10 नंबर ज्यादा हैं, 4 क्वेश्चन मतलब यहां 10 नंबर हैं, जिसके 10 मार्क्स ज्यादा हैं, उसका नंबर नहीं आता उसी शिफ्ट में। ये बड़ा सवाल है। तो क्या मतलब, अब जैसे उस स्टूडेंट ने आगे कुछ कार्रवाई की इसको लेकर? उस स्टूडेंट ने, हाँ, उस स्टूडेंट ने हमें ही बोला सर कुछ करो। हाँ, अब क्योंकि बच्चा हमसे पढ़ता है, वो सोचता है कि इनकी तो भर्ती बोर्ड में जान पहचान होगी, और हमारी भी जान है, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं भर्ती बोर्ड हमारी वीडियो देख लो। अब हम आपसे जरूर निवेदन करेंगे, आपसे स्पेशली, कि हमारी तो इतनी जान पहचान नहीं है, पर आपके न्यूज चैनल की जरूर वहां तक अप्रोच होगी, आप लोगों का एक्सेस होगा, आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आखिर स्कोर कार्ड जारी करने में प्रॉब्लम क्या है भर्ती बोर्ड को। बस इस सवाल का जवाब वो दे दें, हमारी सब बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, ये तो यूपी पुलिस दरोगा भर्ती पर हमने चर्चा की। हालांकि आपको इस पर और अगर सवाल पूछने हो या तो आप लगातार कमेंट्स करते रहिए, हम आगे भी जो है अंकित सर से कांटेक्ट करते रहेंगे और आप तक उनके जो है जवाब जरूर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब देखा जाए तो हाल फिलहाल में जो बेहद चर्चा रही जी, वो रही नीट की जी, कि मतलब 10वीं के बाद जो एक बच्चा चला जाता है कोटा, भी कई सारे बच्चे जाते हैं, तैयारी करते हैं, मेडिकल की, नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, 2 साल जो 11-12 के साथ साथ कोचिंग की भी जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से नीट का जो पेपर है वो लीक हो जाता है। और ये सिर्फ अभी का नहीं, 2024 में भी लीक हुआ था। तो इस तरह से जब पेपर 12वीं के बाद ही लीक हो जाता है तो स्टूडेंट पे कैसा प्रभाव पड़ता है?
देखिए सर, 12वीं के बच्चे को शायद इतना भी पता नहीं होता कि लीक भी कोई चीज़ होती है। उसके मन पे तो ऐसा प्रभाव पड़ता है कि शायद पूरा सिस्टम ही बेकार है। आने वाले टाइम में वो सोचो भविष्य कैसे देखेगा वो अपना, कि जिसकी शुरुआत ही भ्रष्टता से हो गई हो, तो उस पर शायद बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा। तो वो उतना समझता भी नहीं है, वो तो बस ऐसे मेहनत कर रहा है, भाई सरकार है, उसका काम है एग्जाम लेना, तो हमारी सुरक्षा, हमारे भविष्य की सुरक्षा सरकार करेगी, वो सारी चाबी सरकार को दे करके चलता है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों को पकड़ने में नाकाम रहती है, सरकार लीक का पता लगाने में नाकाम रहती है, इतना सिस्टम होने के बावजूद भी। तो और फिर उसके बाद चाहे आप सीबीआई इंक्वायरी बैठाओ या कुछ भी बैठाओ, बच्चे का तो भविष्य आपने जो तो इस साल नीट का जो पेपर लीक हुआ उस पर आपका पहली प्रतिक्रिया क्या रही आपकी? सर, जो नीट का पेपर लीक हुआ, नीट में तो ये चाहे पहली बार हुआ हो, हम इस चीज़ों से जूझते रहे हैं, क्योंकि हम सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाते हैं। हम यहाँ देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ लीक होता रहता है। किसी भी स्टेट की आप बात कर लो, किस स्टेट में लीक नहीं है, हर स्टेट में लीक है। हमें लगा ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन नीट की जो तैयारी करते हैं, मुझे लगता है बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे तैयारी करते हैं। मामला बहुत हाईलाइट हुआ। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं, मामला हाईलाइट नहीं होता, वहीं दब के रह जाता है। मुझे तो ये लगता है। बाकी लीक तो किसी का भी पेपर होना बहुत ही खराब स्थिति है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बुरा प्रभाव शायद ही कहीं पड़ता होगा। हालांकि अब जो है देखा जाए तो संबंधित मंत्री जी ने, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भाई आगे से जो है अब इसे सीबीटी करेंगे। हाँ। तो क्या कितना फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल सर, इसमें मैं जरूर, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था इस पे नीट को लेकर के, तो मैंने उसमें बोला है स्पेशली कि जो हमारे शिक्षा मंत्री साहब हैं, उन्होंने ये तो कह दिया कि सीबीटी होगा। अब ये समस्या की जड़ नहीं है। सीबीटी का मैं आपको हाल फिलहाल में बता देता हूँ, एसएससी जीडी में एग्जाम चल रहा है, सीबीटी हो रहा है, खूब धड़ल्ले से लीक हो रहा है। आपको ये बता दूं वहां पर तरीके क्या होते हैं कि 100 लैब एक आदमी ने ले रखी हैं, अलग अलग नामों पे, और सब में सेटिंग। एग्जांपल बताइए अगर आपके सामने आया हो। बिल्कुल, अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया है ईश्वर प्रसाद के नाम से। कहाँ के? ये ईश्वर प्रसाद जी, शायद मुझे अभी इसका एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि वो कहाँ से हैं, पर उनको पकड़ा है। तो जो एग्जाम कराने वाली कंपनी है एसएससी में, एडिक्विटी, तो उस कंपनी के लिए उन्होंने बताया है कि उन कर्मचारियों से मेरी सेटिंग पहले ही हो गई थी कि लैब आप खोलो, उन्होंने बोल दिया, और लैब में ऐसे ऐसे सेट कर देंगे, और जो प्रॉफिट होगा मुझे 30% मिलेगा। एसएससी जीडी का है? हाँ, एसएससी जीडी का। उन्होंने बोला 30% की प्रॉफिट की हिस्सेदारी थी मेरी। तो जितने भी बच्चों से पैसे आएंगे इस धांधलेबाजी में, उसमें जो है मेरा इतना हिस्सा होगा। अब सोचिए, उसने बताया यूपी में मेरी लैब्स हैं बहुत सारी, मेरी जो है हरियाणा में लैब्स आपके पास कोई रिकॉर्ड अगर राजस्थान में लैब्स हैं। बिल्कुल, अभी जो एसटीएफ उसकी जांच कर रही है, यूपी के उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ कहाँ के लैब हैं। तो लेकिन उन्होंने, एसटीएफ ने भी ये आधिकारिक बयान जारी किया, 100 से अधिक लैबों में इनकी आशंका है, और अभी ऐसा हो सकता है कि 500 से भी अधिक हो इनकी लैब। तो आधिकारिक बयान है? आधिकारिक बयान है। और 100 से अधिक लैब, अब मैं इस बात को कह रहा हूं कि ऑनलाइन एग्जाम कितना सेफ है। 100 से अधिक लैबों में वो कराता होगा सेटिंग। अब सोचिए 20 व्यक्ति भी एक लैब से करा रहा होगा, 2000 बच्चों के साथ उसने बढ़िया नंबर दिलवाएगा। एक लैब में अगर केवल 20 व्यक्ति भी करा रहा होगा, और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराता है एसएससी। सोचिए शिफ्ट होती है 40, एक शिफ्ट में 20 बच्चे, उसके लिए कितना आसान है कराना। और उसका सब सेटिंग है। वो कह रहा है सीसीटीवी, ये भी लिखा हुआ आया उसमें, सीसीटीवी को भी ये रिकॉर्डिंग ही चेंज कर देते थे। और उस बच्चे के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जैसे वो लैपटॉप कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आते हैं सीबीटी में, तो कंप्यूटर में खुद वो हैक कर लेते हैं पूरा सिस्टम पहले से ही। जो उन्होंने सेटिंग कर रही थी, हैक हो गया। बच्चे को बस कंप्यूटर पे बैठे रहना है और टिक अपने आप लगता चला जाएगा। तो इसका कोई खुलासा हुआ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ। इस सारे खुलासे की बात मैं कर रहा हूँ, एक भी बात वैसी नहीं कर रहा हूँ जो खुलासे की नहीं है। मतलब सारे आधिकारिक बयान ऑफिशियल हैं। आप चाहे अभी भी गूगल करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो वहां अब आप सोचिए कि अब क्या है कि ऑफलाइन एग्जाम में ये मान लिया जाता है कि भाई ये पेपर अगर शेयर हो गया व्हाट्सएप पे, तो एकदम से अफरा तफरी मच जाती है, और सीधा ये आ जाता है कि ये पता नहीं कितने मास लेवल पे हुआ हो। अगर ये व्हाट्सएप पे ही आ गया पेपर, उसको मैच भी किया जाता है जब ओरिजिनल पेपर से, तो एकदम लीक घोषित कर दिया जाता है और पेपर कैंसिल। वही हुआ नीट में। लेकिन यहां पर आप देखो कि हैक भी हो जाएगा और कोई क्वेश्चन बाहर भी नहीं आएगा, और बच्चों का काम भी होता रहेगा। तो इस तरह से तो और ज्यादा खतरनाक है, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा लीक भी हो रहा है। अब जैसे जीडी में बच्चे कर रहे हैं लीक हो गया, लीक तो होता ही ऑफलाइन में है, इसमें तो एग्जाम हैक होता है।
लीक नहीं हुआ, हैक हुआ, और हैक पे कोई एक्शन नहीं लेते। क्या कह देगी संस्था सीधी सीधी, आगे एनटीए या एसएससी जीडी क्या कह देंगे, एसएससी जो करती है भर्ती, वो कह देगी यहाँ पे हुआ था हैक, हमने उनको पकड़ लिया। अब है ही नहीं एक भी, तो री एग्जाम की डेट्स आ जाती हैं। री एग्जाम आती ही नहीं है। हैक था, इन बच्चों को ये गलत करते हुए पाए गए, इनको पकड़ के जेल भेज दिया, काम खत्म, और जगह गया ही नहीं पेपर। इस बात की क्या गारंटी है, तुमने सारे पकड़ लिए, कुछ तो आपसे भी छूट गए होंगे। तो यहाँ वो मतलब पारदर्शिता रह नहीं जाएगी ऑनलाइन में। एसएससी जीडी जो आप बात कर रहे हैं, एसएससी जीडी के जो ऐसे खुलासे हुए हैं, उसको लेकर शासन प्रशासन ने क्या अपडेट आगे दिया है इसमें? कुछ भी नहीं। अगर जैसे कानपुर में अभी कुछ लैब्स पकड़ी हैं या उन्होंने, तो सीधा वो बताते भी नहीं है कि यहाँ धांधली चल रही थी। वो सीधा कहेंगे तकनीकी कारणों से कानपुर के इन सेंटर्स के जो है रिशेड्यूल कर दिए गए हैं एग्जाम। ये भी नहीं बताएंगे धांधली के कारण, ताकि बच्चे ना भड़कें। तो ये तो एसएससी को एक तो ये कर दे कम से कम एसएससी कि भाई आगे किसी भी तरह का एक भी अगर सेंटर पे लीक ऐसा कुछ हैक का पाया गया तो हम पूरा एग्जाम रद्द कर देंगे, ऐसा बोले एसएससी आकर। और एसएससी ये बताए कि आप अब तक कितने में हुई है, इसको आप निकालो। और आप एसएससी पे क्या है, एसएससी की जो भी भर्ती होंगी एसटीएफ जांच करेगी, उन पर लेटेस्ट उपकरण नहीं है उनको खोजने के। सीबीआई से करवाओ ना, एक भी पेपर की अगर जांच इन्होंने एसएससी ने सीबीआई से करा दी, सारे खुलासे आ जाएंगे सामने कि कितनी जगह हैक किया गया था, किन किन लोगों से हैक हुआ था। अब ये जो आप देख रहे हैं ईश्वर प्रसाद, ये भी एक टाइम पे, क्योंकि एसटीएफ उतने शायद सबूत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उतनी लेटेस्ट चीजें नहीं है उनके पास, तो ये भी ईश्वर प्रसाद भी हो सकता है यूं ही बच के निकल जाए। इतना बड़ा होने के बावजूद कि 100 लैब जिसके अंडर हो और सब में धांधली चल रही हो, तब तो ये सीबीटी का एक तरह से आप देख सकते हैं परिणाम, सीबीटी का ही परिणाम था ये। इसमें जो है पेपर लीक नहीं, पेपर हैक होता है। हाँ, पेपर हैक होता है। तो ये अंकित सर का एक नया टर्म है ये, पेपर लीक इसमें नहीं होता दोस्तों, पेपर हैक होता है इसमें। हाँ। चलिए, ये तो हमने बात की अब एसएससी और इसके अलावा मेडिकल की। जी, अब मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे एक इंस्टीट्यूशन है, आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप लगातार जो है भर्तियों की तैयारियां कराते रहते हैं, लगातार आप लोगों के ऊपर भी बच्चे जो है बहुत निर्भर रहते हैं। बिल्कुल। जब बच्चे एक तरफ से मतलब एक तरह से संस्था पर एग्जाम देने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोग के ऊपर भी उनकी उम्मीद रहती है कि आप लोग जो ट्रेनिंग या पढ़ाई जो आप करा रहे हैं वो वैसी कराएं कि हम जो है सक्सेसफुल हो जाएं। अब जब ऐसा कोई केस बच्चों के सामने आता है जिसमें या तो ये इस तरह का कोई मैटर हो कि पेपर लीक हो, या फिर इस तरह का मैटर हो कि जो है नॉर्मलाइजेशन का कुछ इशू हो, तो बच्चे आपको किस नज़र से देखते हैं? क्या उनका गुस्सा भी आप पे फूटता है, और फिर आप कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को? देखिए, जब भी कोई पेपर लीक होगा, जब भी कोई नॉर्मलाइजेशन जैसी घटना होंगी, तो बच्चों की उम्मीद सिर्फ उसके शिक्षकों से होती है। और वो सारे बच्चे वो कहते हैं कि भाई वो बच्चा अपने आप में अकेला अकेला है। वो कहते हैं कि भाई शिक्षक हमारे लिए इसलिए साथ आए कि हमें संगठित करें, और संगठित करके हम पे कोई ट्विटर अभियान चलवाएं, क्योंकि हम कोई डेट निर्धारित करेंगे तो मैं अकेला ट्वीट करने वाला रह जाऊंगा। सारे लोग एक साथ करेंगे, वो प्लेटफॉर्म शिक्षकों के पास है। और जिन शिक्षकों से बच्चा पढ़ा है, तो उन शिक्षकों से वो उम्मीद भी करेगा कि ये हमारे साथ खड़ा रहे, हमारी आवाज़ों को भी ऊपर उठाता रहे। उनको ये भी लगता है कि हमारी तो इतनी बड़ी अप्रोच नहीं है कि हम भर्ती बोर्ड से बात करें, लेकिन हमारे शिक्षक जरूर भर्ती बोर्ड से शायद बात कर लेंगे। तो आप इस बीच में ट्रोल भी होते हैं खूब? बहुत ट्रोल होते हैं बच्चे। तो ये बच्चा बड़ा नादान, इसलिए हम उसको बच्चा बोलते हैं, हम उसको बड़ा नहीं बोलते। तो उसको क्या लगता है कि शायद सर अगर इसमें कर देंगे और सर एक बार वीडियो बना देंगे तो सब काम हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो अपनी इमेज है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम वीडियो उस पर बनाएं जो काम हो सके। मैं बच्चों की एनर्जी कभी भी उस काम में जाया नहीं करूंगा जो मुझे लीगली ऐसा लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये स्कोर कार्ड भर्ती बोर्ड जारी नहीं करेगा तो बच्चों के पास अगला रास्ता बचता है कोर्ट का। अब कोर्ट उन बच्चों के स्कोर कार्ड जरूर जारी करवा देगा जो याची बनेंगे। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ, बिल्कुल है। मैं एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा, भर्ती बोर्ड ने बोल दिया कि आपके फाइनल स्कोर के बाद, जो फाइनल रिजल्ट के बाद स्कोर कार्ड आएगा, भर्ती बोर्ड ने ये बोल दिया। लेकिन डीवीपीएसटी के बाद सीधे भर्ती बच्चे जो है कोर्ट चले गए पिछली बार, और कोर्ट ने सीधा बोला कांस्टेबल भर्ती 2023 परीक्षा में शामिल याचियों के जारी करें प्राप्तांक। ये हाई कोर्ट का बयान है।
और इन बच्चों के प्राप्तांक जारी हुए होंगे, मेरा तो कांटेक्ट नहीं हुआ बाद में। तो मतलब जो लोग गए कोर्ट के पास, हाँ, उनका स्कोर कार्ड जारी हो गया। कोर्ट हम इसलिए ही नहीं जा रहे, नहीं अब तक तो चले गए होते। हमें जारी करवाना 10.5 लाख बच्चों का जिन्होंने एग्जाम दिया स्कोर कार्ड। और अगर 10.5 लाख बच्चे किसी भी हालत में कोर्ट नहीं जा सकते। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम PIL दायर करेंगे, लेकिन PIL में उतना दम नहीं होता। हाई कोर्ट भी बोलेगा भाई जो है आप अगर जिन बच्चों का स्कोर कार्ड जारी करवाना उनके एप्लीकेशंस लगाओ। तो अब सामान्यतः PIL इतने सारे बच्चे आप लोगों के साथ जो जुड़े हुए जी। हैं, वो एक मतलब होप के साथ आपकी तरफ देख रहे होते जी, हैं। जी। अब इस तरह की बातें जो हैं वो सभी को अलग अलग नहीं बता सकते जी। तो ऐसे में क्या है कि आप ट्रोल भी होते होंगे। हाँ, तो ट्रोल कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसमें आपको याद हो और आप इस वजह से ट्रोल हो रहे हो सोशल मीडिया पर? देखिए ऐसा कई बार होता है बच्चे कि जैसे किसी एक टीचर ने, शिक्षक ने वीडियो बना दी और शिक्षक फिर दूसरे शिक्षक कई बार वीडियो में भी ये बोल देते हैं, हालांकि मैं कभी नहीं बोलता, ये बोल देते हैं सभी जहां से पढ़े हो सभी शिक्षकों से कहो। अब बच्चा फिर क्या करेगा कि वो शिक्षक साथ आ गए, आप साथ नहीं आ रहे, आप करो, आप क्यों नहीं आ रहे साथ, आप क्यों इस भर्ती से पीछे हट रहे हैं। अरे भाई हम दूसरे, हो सकता है दूसरे काम पर फोकस कर रहे हैं, हो सकता है कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हो, हमें दिख रहा हो कि भाई चलो एक शिक्षक ट्विटर अभियान चला रहा है तो मैं भी उन्हीं बच्चों से कहूंगा, उन्होंने भी उन्हीं बच्चों से कही है, आज वो ट्विटर अभियान चला लें, कल को मैं बुलाऊंगा तो मेरे कहने से आ जाना। तो अगर ट्विटर कैंपेन भी चले तो टुकड़ों में चले, वो एक दिन चला करके बच्चे शांत हो जाएंगे अगर सारे शिक्षक एक दिन के लिए कह देंगे तो मैं हमेशा इस बात के लिए कहता हूं कि अलग अलग दिनों में करेंगे तो भर्ती बोर्ड पर रोज प्रेशर बनेगा कुछ ना कुछ। तो हम थोड़ा सा इस बात में ट्रोल होते हैं कई बार कि आप उनके साथ क्यों नहीं आ रहे, वो हमारे साथ आ गए, आप क्यों नहीं है साथ में। तो ये बच्चों की एक मंशा रहती है। तो UPSI को लेकर कुछ प्लान चल रहा है आप शिक्षकों का, आपस में कहीं बातचीत हो रही हो? हाँ, देखिए UPSI के शिक्षकों में एक ग्रुप भी बना है। अच्छा। उस ग्रुप के थ्रू भी बातचीत हो रही है, पर सबका जो पेन है वो इसी बात को लेकर है कि आगे होमगार्ड की भी भर्ती हुई है अभी, उससे आगे यूपी कांस्टेबल की भी भर्ती होगी। तो इन सब, अगर UPSI में आज स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ तो होगा इन भर्तियों में भी नहीं। अगर इनमें नहीं होगा तो बच्चा फिर परेशान होगा, वो फिर हमसे कहेगा, फिर हम बार बार यही काम करेंगे, तो फिर हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है इस बात का। इसलिए हम तो आप यूपी तक का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी इस समस्या का हल अगर आपके थ्रू निकलता हो तो फिर इससे बढ़िया काम बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इस समय बच्चा बड़ी उम्मीद से, चाहे वो कोई भी चैनल वीडियो बच्चों का UPSI का डाल दे, उसको बड़ी उम्मीद से देखता है, बहुत सारे कमेंट करता है, बहुत सारे सजेशन आपको भी आएंगे इस वीडियो के नीचे कि ये और करवा दीजिए, है ना, और उम्मीदें आपसे बढ़ेंगी क्योंकि आप यूपी के चैनल हो और यूपी की ये भर्तियां हैं। अगर ये आप लोगों के थ्रू नहीं सुधरेंगी, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर आप लोग जैसे काम कर रहे हो और आपके थ्रू नहीं सुधरेंगी तो फिर हम उम्मीद कर भी नहीं सकते किसी और के थ्रू ये सुधरेंगी। अच्छा, अब इससे पहले हम क्योंकि बात ट्रोलिंग पे कर रहे थे, हाँ, आपको लेकर कई सारी चर्चाएं इससे पहले भी हुई हैं, जैसे आप लोगों के क्लेम्स जो होते हैं, मतलब जैसे रिजल्ट आया आप लोग क्लेम कर देते हैं कि भाई इतने जो है बच्चे आप लोगों के सिलेक्टेड हुए हैं, लेकिन फिर वहीं दूसरा संस्था जो है वो भी कहता है नहीं हमने भी इस बच्चे को क्लेम किया। तो आपके साथ, आपकी संस्था के साथ एक पिछली बार एक घटना हुई थी जिसमें एक स्टूडेंट को जो है आपकी कुछ मतलब आपके मतलब संस्थान ने भी कहा कि हमारे बैच का है, वहीं दूसरे संस्थान ने भी उसको जो है कहा कि हमारे बैच का, वो भी दरोगा भर्ती का मामला था। अच्छा, ठीक है। तो इसको कैसे आप टैकल करते हैं और इस पर क्या आपका रिस्पॉन्स रहेगा? अच्छा, जैसे ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए पहले तो मैं बता दूं कि जो ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है ना, वो किसी एक प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ता, वो कई सारे प्लेटफॉर्म हो सकता है। मैथ्स हमसे पढ़ा हो, रीजनिंग हम किसी और से पढ़ा हो, GS किसी और से पढ़ा हो और हिंदी किसी और से पढ़ा हो, तो वो 4 प्लेटफॉर्म उस पर क्लेम कर सकते हैं क्योंकि और बड़ी बात है बच्चा भी कहता है मैं यहाँ से ये पढ़ा, तो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं क्लेम करेगा। दूसरा, एक ये जब भी कोई भर्ती हो जाती कंप्लीट, हम उसका सम्मान समारोह करते हैं। जैसे अभी 60,000 वाली भर्ती क्लियर हुई, 10,000 बच्चा सम्मान समारोह में आया। अच्छा, यहाँ पे क्या? हाँ, बिल्कुल किया। तो यहाँ ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट ग्राउंड में करना पड़ा, 10,000 बच्चे थे, सोचो। अच्छा। कि हम आपसे लगे हैं। तो अब हमने यूट्यूब पे आके बोला कि जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं हम आपके लिए सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, आप लोग आइए। तो क्या समारोह में था? सम्मान समारोह में क्या होता है कि बच्चों की हम वो स्टोरीज लेते हैं कि जो आपके संघर्ष की स्टोरी रही, तो चैनल पे जाता है, वो चैनल पे जाता है। तो इससे क्या बाकी बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और बाकी बच्चों को लगता है एक दिन मुझे यहाँ जाना है, ये भी एक सम्मान है उनके लिए। और ऐसे में अगर मान लीजिए जो आपसे कहानी वो भी आया था, अब
देखिए हाँ, इसमें अगर कोई हमसे, देखिए एक भी बच्चा शायद मुझे नहीं लगता ऐसा आता होगा। हाँ। उसका कारण है क्योंकि फिर वो हमारी वीडियो ही क्यों देख रहा है सम्मान समारोह वाली। यानी मान लीजिए अगर मैं आपसे पढ़ रहा हूँ हाँ। और मैंने आपका वीडियो देख लिया, हाँ। अपने दोस्त को भेज दिया, भाई तू भी चल ले, सम्मान होगा, हाँ, तो बिल्कुल हम उसको भी सम्मानित करेंगे। हाँ। अब चाहे वो हमसे नहीं पढ़ा, अब हमारे सम्मान समारोह में आया है, तो हम तो घोषणा ये कर रहे हैं जो हमसे पढ़े हो वो आ जाओ। अब वो आ गया तो मैं ये थोड़ी प्रूफ मांगूंगा, भाई दिखा प्रूफ कि मेरे से पढ़ा है, तू मेरे से पढ़ा है। भाई हो सकता है यूट्यूब से पढ़ा हो, मेरे बैच से ना पढ़ा हो। यूट्यूब से आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं सर, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे कि केवल मैं मॉक टेस्ट दिया आपका, कुछ बच्चे होंगे मैंने केवल यूट्यूब से पढ़ा, कुछ बच्चे ऐसे सेलेक्ट होंगे मैंने आपके बैच से पढ़ा, मैंने आपकी बुक्स पढ़ी, तो सब में कुछ ना कुछ योगदान हो गया हमारा, तो इसलिए हम कह सकते हैं वो बच्चा हमारा है ना। और कोई और भी उस पर क्लेम कर सकता है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। और अगर कोई सम्मान समारोह में कोई बाहरी बच्चा भी आना चाहे तो हम उसको भी उतने ही सम्मान से बुलाएंगे, इसमें कोई डाउट। फिर आंकड़े बढ़ जाएंगे ना फिर आपके फिर आप अगली वीडियो बोलेंगे इतने जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, फिर कोई विवाद हो जाएगा। देखिए सर, ये तो कोई भी नहीं बता सकता ऑनलाइन में कि ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है। ये बच्चा ही कहता है कि मैं तो वहाँ सर आपसे, जैसे मान लीजिए किसी एक टीचर से वो लगातार चैट कर रहा हो, अब वो हमारे सम्मान समारोह में उस टीचर को दिख जाए तो वो कहेगा मुझसे चैट कर रहा था तो मेरा बच्चा है, ये वहाँ कैसे पहुँच गया। अब हो सकता है वो हमसे भी पढ़ा हो, तो फिर विवाद तो इस बात पे इसलिए टीचर ही खड़ा करते हैं कि ये तो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा था, ये वहां कैसे पहुंच गया। तो बच्चा भी करवाता है वो विवाद, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और जो मुद्दा उठता है वो इस बात का है कि जैसे आपके बैचेस बहुत सस्ते होते हैं, मतलब आप देखिए कि चाहे कई सारे ऐसी संस्थाएं भी हैं जहां पर वो और कम में जो है बच्चों को पढ़ा रहे, तो ये कैसे मैनेज होता है? मतलब आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उतने में? हाँ सर, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बैच की मैं बात करूं, 2020 से हमारा पहला बैच स्टार्ट हुआ था। उससे पहले 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही मैंने पढ़ाया था। जब एक टीम बनती है तो थोड़े खर्चों की जरूरत होती है जो यूट्यूब की इनकम से काम नहीं चलता। तो अब मैं टीम लेकर के आऊँगा तो उनको सैलरी वगैरह भी मुझे देनी पड़ेंगी, तो फिर मुझे एक बैच की नीड हो जाती है। और बैच आप ये देखिए, मैंने 500 रुपये का बैच लेके आया था पहला, और 500 रुपये के बैच में पूरी दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाई थी, बिल्कुल एक एक बच्चे को संतुष्ट किया था, हर एक चीज़ टाइम पर कंप्लीट। तो उन 500 रुपये में वो तैयारी हो रही थी जो पहले बच्चा ऑफलाइन में जाता था तो 50,000 रुपये खर्च करके आता था 3 महीने में, वो 500 रुपये में उसके घर बैठे तैयारी, अब उसको बाहर भी नहीं जाना। और दूसरा ये कि अगर हम कोई भी बैच उस टाइम पे जैसे 500 का लाए तो वो एक क्रांति थी। उस टाइम पे सारे बैच 5,000 के, कोई 4,000 का, ऑनलाइन तब भी सस्ता था, 5,000 पर 4,000 भी बड़ी कीमत थी आज के हिसाब से देखें तो। और 2020 में जो 500 का बैच था वो आज भी 500-700 में ही बिक रहा है। यानी ऑनलाइन में सबसे बड़ा ये है कि बैच डीपी होते गए हैं और सस्ते ही होते गए हैं, ऐसे बढ़ते नहीं। मैं मतलब एक तरह से क्रांति को लाने के बाद सभी जो है उसके बाद सब टीचर्स के फिर वो बैच जो 5,000 4,000 के हुए करते थे वो सब 500-700 हजार का है। बच्चों का बड़ा फायदा हुआ है ना। टीचर का आपसी कंपटीशन हमेशा बच्चों का फायदा करवाएगा ही करवाएगा। जी। तो अच्छा, इसके अलावा ये भी रहता है कि जैसे आप लोगों को कई मतलब लोग एजुकेशनल माफिया, कोचिंग माफिया टाइप ऐसे शब्द भी जो है इस्तेमाल करते हैं कि आप लोग अलग ही अपना एक जोन बना रहे हैं, इस पर क्या रिएक्ट करेंगे आप? सर, और इसके अलावा वो हमें कहेंगे भी क्या, जब उन पे सोचो कि वो हमें ये तो कह नहीं सकते कि वो बहुत फीस लेते हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। पैसा तो यहाँ लोग कमा नहीं रहे हैं, यहाँ तो एक 500 रुपये में अगर, अब एजुकेशन माफिया वो इस बात से कहते हो कि इनसे बच्चे इतने ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं। अब वो किस बात को लेकर के एजुकेशन माफिया कहते हैं, इस बात को तो मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। 400-500 रुपये का कोर्स अगर देने पे और पूरी कोचिंग वाले जो लोग हैं उनको इतना सस्ता लाने पर भी अगर कोई हमें कोचिंग माफिया कहेगा तो फिर शायद सर इसका तो फिर कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। मेरे पास भी इस बात का जवाब नहीं है। हालांकि हमें बच्चे थोड़े से इमोशनल वे में देखते हैं और वो कहते हैं कि सर सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोर्स आपका है। बच्चों की नज़र से बच्चा अगर कोचिंग माफिया कहेगा तो हम एक्सेप्ट है, लेकिन अगर कोई बाहरी कोचिंग माफिया हमसे कह रहा है जो आज तक हमसे पढ़ा नहीं है, जिसको हमारे बारे में जानकारी नहीं है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोचिंग माफिया कहो फिर तो चाहे गुंडा मवाली कहो, हम सब फिर शिक्षक भी क्यों कह रहा है, फिर तो सब कुछ कहो हमें, है ना। अच्छा, वैसे अब रोजगार विद अंकित की बात की जाए। जी जी। अंकित भाटिया, सर आपने ये रोजगार विद अंकित बनाया, तो रोजगार विद अंकित कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया? सर, रोजगार कोचिंग सेंटर में चलाता था 2009-10 से अपने गांव में।
गांव के आसपास के बच्चों को मैं पढ़ा करके लगा रहा था उस टाइम पे। उस समय आपकी शिक्षा मतलब चल रही थी या मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। अच्छा, बीएससी फर्स्ट ईयर में था तब हाँ। आपने कोचिंग शुरू की? क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा था, तो कुछ बच्चे मेरे गांव के मेरे पास आकर के सीखने लगे थे। तो फिर कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन कैसे हुआ, गांवों में तो क्रांति आ जाती है इस बात से, अच्छा उनके पास पढ़ते हैं तो फिर और बच्चे आने तो उस लगे। समय आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ था? आप तो मेरा नहीं हुआ था, तो मैं ये भी पढ़ा हल्ला रहा हुआ था। होगा। हाँ नहीं, मेरा हुआ था उसी पहले ही बैच से, मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। अच्छा। पर मैं लो विजन में रह गया था कि मेरे चश्मे लगे हुए थे। अच्छा अच्छा। तो उनको ये पता था। फिर बच्चों को पढ़ते ही ये पता लग जाता है कि यार ये टीचर लायक है या नहीं है। हमारा हमसे ज्यादा जान रहा है, हम पढ़ लेंगे। सुविधा भी तो गांव में मिल रही है और फ्री में मिल रही है। तो कहाँ से आप आते हैं? आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव ग्रेटर नोएडा में ही पड़ता है, अस्तौली नाम का गांव है। अच्छा उसी अच्छा में मैं अच्छा। रहता आप यहीं पश्चिम यूपी के हैं? हाँ, पश्चिमी यूपी का मैं रहने वाला हूँ। तो वहाँ से सर 2009-10 से स्टार्ट किया, 12 में मेरी जॉब लग गई। आप की जॉब किस में थी? एसएससी सीजीएल में मैं लगा, आपने crack विदेश किया SSCGL? हाँ, विदेश मंत्रालय में मैं लगा। 2014 में मैंने ज्वाइन किया और दिसंबर 2023 में मैंने छोड़ दिया। तो कौन से रैंक पे थे आप? मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भर्ती हुआ और फिर प्रमोट होकर के मैं सेक्शन ऑफिसर बन गया और सेक्शन ऑफिसर बनते ही मैंने जॉब को छोड़ दिया। तो आपने 10 साल नौकरी की? मैंने 9 साल 10 महीने नौकरी की। 9 साल 10 महीने नौकरी की और आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी फिर? जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मिशन बड़ा है और बहुत सारे बच्चों ने भरोसा जता लिया। तब तक इस चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। अच्छा। और 200 लोग स्टाफ में हो चुके थे। अब सोचिए मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरा स्टाफ भी एक डिमोटिवेशन फील करता है, खुद की तो सरकारी नौकरी है, हम इसमें लगा रखे हैं। और बच्चे भी, मैं कर रहा था बच्चों की वजह से, अगर सही बताऊं तो काफी लंबे टाइम तक मैंने बच्चों की वजह से की कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं इसलिए आप करो कि बहुत अच्छी है। अब मान लीजिए मुझे उस सरकारी नौकरी, मैंने कभी स्वाद चखा नहीं है, अब मैं कहूँ सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है तो बच्चा मेरी बात पे कहाँ यकीन करेगा। लेकिन फैमिली में आपके सब सरकारी नौकरी वाले हैं? हाँ। तो ये आपने कैसे मतलब इसको मजबूत किया कि भाई अपने घर वालों को जाके बोलूं कि भाई मैं अब नौकरी छोड़ना चाहता हूं, मैं अब कोचिंग सेंटर चलाऊंगा? हाँ, दरअसल में ये डिसीजन मेरे लिए भी बहुत टफ था और मैं 1 साल तक बस यही सोचता रहा कैसे छोड़ूं। स्पेशली क्योंकि हम अपने पापा की गाइडेंस में नौकरी लगे, उनको भी मनाना था मुझे। उनको मैंने, वो इसको भी देखते थे यूट्यूब चैनल को, वो हाँ अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया है ये वो, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन मैं अपनी वाइफ की बात करूंगा कि मेरा रिश्ता 2014 में मेरी शादी हुई नौकरी लगते ही, तो वो रिश्ता ही इस नौकरी पे हुआ था। अच्छा, नौकरी लगी थी तो शादी हुई? शादी हुई थी। हाँ, ये क्या लड़का सरकारी नौकरी में? फरवरी 2024 में मैंने ज्वाइन किया। हाँ। 2014 में, और फरवरी 2014 में, और नवंबर 2014 में मेरी शादी हो गई थी। हाँ। तो सरकारी नौकरी वाला लड़का है। हाँ। और ठीक ठाक पोस्ट पे है। हाँ, इस वजह से तो फिर वाइफ को मनाना थोड़ा सा ये था। एकदम झटका लग गया ससुराल वालों के 2 साल बाद, नौकरी छोड़ रहा है इसी बेस पे तो शादी की थी। नहीं, 9 साल नौकरी कर ली। उनको भी पता था, ससुराल वालों को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई कि ये ठीक कर रहा है, ठीक कर लेगा, अब इसकी लाइफ सेटल है। और मतलब अगर इतने लोग 200-250 लोग मैनेज करने पड़ रहे हैं तो फिर नौकरी के साथ वो संभव नहीं है, वो उनको समझ आ रहा था। मेरी वाइफ को मुझे समझाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि उनका रिश्ता, और मैंने सपने दिखाए थे, क्योंकि हमारी जो नौकरी है ना, 2 साल इंडिया और 3 साल विदेश। अच्छा। हाँ, ये मतलब हर बार मौका मिलेगा विदेश मंत्रालय में। तो आप विदेश में गए थे? हाँ, मैं विदेश में क्योंकि अपनी कोचिंग चला रहा था तो इसलिए नहीं जा पाया। अच्छा, कभी नहीं जा पाया। बस एक बार मोदी जी की विजिट में जाने का मौका मिला। कहाँ पे? साउथ कोरिया में गया था। साउथ कोरिया गए थे? हाँ, 2016 में वहाँ मुझे जाने का मौका मिला था। 15 में या 16 में मैं गया था। तो 10 दिन के लिए उस विजिट को मैंने किया। तो विदेशी यात्रा क्या काम क्या होता था वहाँ पे? वहाँ मेरा काम था, जो अधिकतर नौकरी मैंने की है, ऑफिशियल पासपोर्ट बनाने का, जैसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, जो सरकारी कामों से, भारत सरकार के काम से लोग विदेश जा रहे हैं उनका पासपोर्ट। आप जब साउथ कोरिया गए, हाँ, तो आप वहां पर बेसिकली आप वहां पर क्या कर रहे थे? वहाँ काम आपका मतलब वहां पर भी पासपोर्ट हाँ, काम था? वहाँ पे नहीं, पासपोर्ट से रिलेटेड नहीं था। वहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है पीएम का। अच्छा। उस कंट्रोल रूम में हमारी ड्यूटी थी कि भाई क्या क्या काम ऐसे है, पीएम आएंगे तो उनको असुविधा ना हो, ऐसे ऐसे लोगों की मीटिंग अरेंज करानी है और ये करना, ये काम उनका होता है। बड़ा तो मस्त जॉब था। हाँ, जॉब तो मस्त था। और इसी वजह से वाइफ को ये सपने दिखाए थे, बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, क्या आप सीधे प्रधानमंत्री के टच में रहेंगे, प्रधानमंत्री आपसे? जी, उनके साथ फोटो वोटो ये सब हुआ ही था। हाँ, तो कौन से प्रधानमंत्री थे उस समय? मोदी जी थे। तो 15-16 की बात है। 15-16 की बात है। हाँ। तो वहाँ पे तो उनके साथ ये मौका मिला था। तो मोदी जी को आप बहुत क्लोजली जानते भी होंगे, मतलब आपने देखा है? नहीं, देखा तो बिल्कुल पास से है। और ऑफिशियली जब वो मतलब कहीं भी वहाँ के स्टाफ से जब वहाँ से जाते हैं दूसरे देश या अपने
इंडिया आते हैं तो उस स्टाफ से पूरे से मुलाकात भी करते हैं, है ना। तो ये उनकी एक अच्छी भी आदत है। तो कितने लोग जाते होंगे मतलब आप मिनिस्ट्री की तरफ से? स्टाफ, हाँ, मिनिस्ट्री की तरफ से और बाकी बहुत सारा और भी अगर स्टाफ होता है। प्रधानमंत्री की तरफ से, अगर प्रधानमंत्री काफिला है, प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं साउथ कोरिया, हाँ। तो वहाँ कितने लोग उनके साथ मिनिस्ट्री से जाते हैं? तो मिनिस्ट्री से मुझे ऐसा लगता है कि करीब, चूंकि एक तो एम्बेसी वहाँ होती है तो पूरा स्टाफ तो वो लग जाता है, एम्बेसी का भी स्टाफ होता है, एम्बेसी का स्टाफ हो जाता है यहाँ से, और कई सारे लोग फॉरेन मिशन से भी बुलाए जाते हैं अलग अलग, जिनकी एक्सपर्टीज है। अच्छा। उन लोगों को भी बुलाया जाता है। तो करीब करीब ऐसा समझ लीजिए सारा स्टाफ 50-60 लोगों का हो जाता है। 50-60 लोगों का स्टाफ जाता है। जो 2-3 दिन की विजिट होती है तो उसमें सारे लोग तो उस समय जब आप साउथ कोरिया गए, आपने देखा वहाँ साउथ कोरिया में कि हाँ भाई इतना अच्छा इंतजाम है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर एकदम से दिमाग आया कि यार नहीं, बच्चों को कल मैथ्स का ये टॉपिक पढ़ाना है यार, ये तो उसमें लगा नहीं कि यार क्या करूँ मैं, मतलब इधर काम करूँ जहाँ मजा आ रहा है, या इधर करूँ यहाँ वही पढ़ाना सब। मुझे। जैसे 10 दिन वहाँ गया, बोर नहीं हुए? वो 10 दिन गया वहाँ, तो 10 दिन में समझ में आ गया यहाँ डिस्टर्ब हो गया सारा। हाँ। तो फिर मुझे समझ में आ गया मुझे आगे नहीं जाना। यहाँ अपने यहाँ विदेश मंत्रालय में एक अच्छी बात है कि चॉइस है। अच्छा। आप जाना चाहो तो चले जाओ, नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई दूसरे लाइन में लगे हैं उनको मौका दीजिए। अच्छा, बातें वापस वाइफ पे, क्योंकि वाइफ को आपने सपने दिखा रखे थे भैया हम तो चलेंगे विदेश, हाँ, विदेश में सेटल रहेंगे, बच्चे वहीं पढ़ाई करेंगे जी, उसके बाद जो है आना जाना करते रहेंगे भारत में। लेकिन फिर आपने ये डिसीजन ले लिया? हाँ, वाइफ को मैंने दरअसल में ऐसे मनाया कि आप ये अंदाज़ा लगाओ कि, क्योंकि मैथ की टीचर है, उसको अंदाज़ा लगाने में दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई, दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर है वो भी। तो मैंने बोला कि मैं अगर नौकरी करूंगा 60 साल तक विदेश मंत्रालय की, तो कितने पैसे कमाऊंगा, पूरा बताओ। अच्छा, आपने पूरा कैलकुलेट किया? और कैलकुलेशन उनको आती है, मैथ टीचर है फिर तो कैलकुलेशन करवाई, तो हमने हिसाब लगाया 3-4 करोड़ रुपए शायद हम कमा लेंगे सरकारी नौकरी से। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरी सैलरी 1,10,000 के आसपास सैलरी है, तो अब ऐसा करता हूँ कि ये 3 करोड़ की मैं FD करा देता हूँ, तो 1,10,000 रुपए तो उसका ब्याज भी बन जाएगा, उतना निकालता रहूंगा। तो लगता रहेगा कि सैलरी आ रही मेरी। हाँ, उनकी इतना ही निकालूंगा। तो उनको लगा कि ये बिल्कुल सही आइडिया है। हालांकि वो FD आज तक भी नहीं हुई, आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, है ना। तो वो अब उसको वैसे शिकायत भी नहीं है, वो कह रही है ठीक है, अब जो डिसीजन लेना था वो ले लिया, अब उसमें क्या ही सोचना है। हाँ, मतलब ये तो धोखा किया आपने 2 बार, एक बार सरकारी नौकरी दिखाकर शादी कर ली, अब बाद में जो है ये कह दिया आपने FD। और जब मैं कहता हूँ ना मैं बच्चों के प्रति बड़ा ईमानदार हूँ, तुम बच्चों के प्रति होगे, तुम मेरे प्रति तो नहीं, ये आता है। तो हमने भाभी तक डायरेक्टली जो है बता दिया, 2 बार धोखे मिले हैं, आप इसका बदला ले सकती हैं। ठीक है। तो इसके बाद जैसे अब आप कोचिंग का सफर आपने शुरू किया, आपने नौकरी छोड़ दी, ये आपके लिए डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन आपने पेरेंट्स को मनाया, फैमिली को मनाया। इसके बाद रोजगार विद अंकित को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का मतलब कैसे आपने मैनेज किया? सर देखिए, बड़ा तो अपने आप बनता चला जाता है या बच्चे बनाते चला जाते हैं, आप बस अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते रहो। हम लोगों ने कुछ भी अलग नहीं किया है, हम लोगों ने बस ये किया है कि जो भी बच्चे से बोला है उन सारे बातों को पूरा किया है। मतलब क्योंकि बच्चा, हम ये मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा सिर्फ हमारे शब्दों की वजह से जुड़ा हुआ रहता है, और आज जो बच्चा है वो सिर्फ यही कहता है कि अंकित भाटी अपने शब्दों के बड़े पक्के हैं। क्योंकि अगर सोचो, मैंने 500 रुपए कानपुर में बैठे हुए बच्चे से लिए हैं, या असम का भी बहुत सारा बच्चा SSGD में पढ़ता है, असम का बच्चा जो मुझे जानता नहीं है, मेरा बैकग्राउंड नहीं जानता, अब उस बच्चे ने मुझे 500 रुपए कोर्स के लिए दिए, तो वो इस बात पर दे रहा है कि अंकित भाटी ऐसे कह रहा है। अब उसको ये तो नहीं पता कि ये पूरा करेगा। अब मान लीजिए मैंने उसको धोखा दे दिया या मैंने उसका कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, तो आगे वो 10 को भी रोक देगा। लेकिन हमने इतना ही किया कि अगर YouTube पे कुछ बोला है तो चाहे उसमें एडमिशंस आए या ना आए या बहुत कम आए, चाहे नुकसान हो जाए, पर उस बात को पूरा करके रहेंगे, ताकि वो आगे ये कहेगा कि यार यहाँ से ले लिया तो ट्रस्ट है। तो यहाँ ट्रस्ट का बड़ा इशू है, वो ट्रस्ट हमने बना के रखा है बच्चों का। तो ये टीचर्स आप फिर कैसे सेलेक्ट करते हैं? टीचर्स अभी दरअसल में सर हमारे पास टीचर्स के रिज्यूमे वगैरह लिंक्डइन के थ्रू आ जाते हैं, तो वहाँ पर, हाँ, तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स को हम फिर ये एक अलग मतलब इंडस्ट्री जिसमें जो टीचर्स भी जो हैं उधर उधर संस्थाएं में आसपास जो है जी वो बदलते रहते हैं। और वहाँ टीचर्स को हमने किसी टीचर को आज तक अप्रोच नहीं किया। जितने भी हमारे पास टीचर्स हैं उन सब ने RWA का अप्रोच किया, इसलिए हम किसी के बुरे भी नहीं हैं इंडस्ट्री में कि हमारा टीचर तोड़ के ले गए, ये बहुत चलता है यहाँ पर। तो हमने आज तक किसी का कोई टीचर नहीं तोड़ा, ये हमारे लिए। चलिए अब इस इंटरव्यू के आखिरी पोर्शन पे चलते हैं कि जहाँ पर मैं हर इंटरव्यू में जो है एक रैपिड फायर लास्ट में जो है खेलता हूँ, जिसमें बेसिकली एक हम नाम लेंगे, आप उनके बारे में एक लाइन में आप अपना शॉर्ट आंसर देंगे जी।
तो सबसे पहला सवाल तो मेरा, क्योंकि ये तमाम भर्तियों पर हमने चर्चा शुरू की है, अगर आपको कोई मतलब ताकत मिल जाए तो आप क्या बनना या क्या करना पसंद करेंगे सबसे पहले? अगर मुझे ताकत मिल जाए तो मैं चाहूँगा कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि 1% को सरकारी नौकरी मिलती है, 99% को नहीं मिलती, कि 99% में कुछ ऐसा स्किल डेवलप कर दिया जाए कि उनको भी नौकरी के लिए जद्दोजहद ना करनी पड़े। मेरा ये उद्देश्य रहेगा। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री? मेरे हिसाब से बेस्ट मुख्यमंत्री, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो टेन्योर है वो योगी जी का देखा है और मुझे वो पर्सनली अच्छे लगते हैं, बड़ी ईमानदारी से उनका काम रहता है। अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा क्यों अच्छे लगते हैं? हाँ, मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि जैसे भर्तियां हैं वो बड़ी साफ सुथरी कराने पे बड़ा जोर देते हैं, क्योंकि मैं तो उससे ही जुड़ा हुआ हूँ। तो भर्तियों को साफ सुथरा कराने में उनका बड़ा योगदान रहा है। हालांकि उनके राज्य में एक पेपर लीक भी हुआ है, यूपी टेट का भी हुआ है, यूपी कांस्टेबल का भी हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है री एग्जाम के लिए भी उन्होंने माना है और वो बड़ी टाइमली कराए हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो युवाओं के नेता कौन है आज की डेट में? युवाओं के नेता अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं दरअसल में राजनीति में बहुत ज़्यादा टच में रहता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ कह नहीं पाऊँगा। आपके पॉज से लग गया था कि लगता है लंबा खिंच रहा है। हाँ, नहीं, वो सही बात भी है। और चूंकि नहीं, लेकिन क्यों, क्या है कि ये सवाल इसलिए भी जायज़ है कि आप लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी देखते हैं, स्टूडेंट्स के साथ टच में भी रहते हैं, स्टूडेंट्स भी कई सारी आपको बातें बताते होंगे कि नहीं भाई, हमको लगता है कि ये जो है प्रतिनिधि हमारे लिए काम कर रहे हैं या वो प्रतिनिधि हमारे लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में आप सुनते होंगे, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी होती है? मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो नवीन सर को देखता हूँ। अच्छा नेता। हाँ, और युवाओं के नेता, मुझे नहीं लगता कि नवीन सर से कोई बेहतर ऑप्शन बच्चों को मिलेगा। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रोजगार विद अंकित के साथ नवीन सर जुड़े थे। नवीन सर लेकिन अब समाजवादी पार्टी में जुड़ गए हैं। जी जी। और वो तैयारी भी कर रहे हैं एक सीट से। पार्टी चाहे कोई भी हो, पर वो व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान हैं और वो तो उनकी चॉइस है, उन्होंने किस पार्टी को चुना, लेकिन युवाओं के लिए अच्छे नेता साबित होंगे, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और तमाम दोस्त आप जो हमें देख रहे हैं, आपके मन में अगर कोई सवाल आगे के लिए है तो हमें ज़रूर जो है कमेंट करें, और ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।